सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आई होप आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ सर, आज क्या लेके आया हो? आज मैं लेके आया हूँ डीटी अमेंडमेंट फॉर मे एंड नवंबर 2022। काफ़ी हद तक हमने अमेंडमेंट जो है अपनी क्लासेस में निपटा लिया है, लेकिन कुछ कुछ अमेंडमेंट जो है वो रह गई हैं बतानी। और यहाँ पर सर मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं आपको क्विकली ये सारी चीजें बताने वाला हूं क्योंकि ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं। अगर आप मे अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसको कि सिंपली बिल्कुल ही शॉर्ट रखने वाला हूं वीडियो को। तो जल्दी से इसको देख लेंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट आए थे और हमें देख के ही जाने हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है अमेंडमेंट में से आपके एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो चलिए सर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन है रेजिडेंशियल स्टेटस में आया हुआ है। रेजिडेंशियल स्टेटस में ये वाला जो अमेंडमेंट वाला पोर्शन था, वैसे तो एज सच हमने अपने क्लासेस में जो है वो कवर कर लिया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एक हमारी सेक्शन हुआ करती है, सेक्शन 9, और सेक्शन 9 में हमने बोला था डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया किन किन ट्रांजेक्शन्स को मानेंगे, और इसमें हमने बोला था बिजनेस कनेक्शन अगर आपका इंडिया में साबित हो गया, क्योंकि अगर बिजनेस कनेक्शन कैसे साबित होता था, जो मैंने बताया था, एजेंट जो हैबिचुअली यहाँ पर न है और एजेंट के थ्रू आप अगर कर रहे हो बिजनेस, वहां पर एजेंट है और जो कि क्या कर रहा है, मान लो नॉन रेजिडेंट है, बाहर का नॉन रेजिडेंट है और यहाँ पर उसका एजेंट है, और ये क्या कर रहा है, हैबिचुअली सिक्योर कर रहा है उसके लिए ऑर्डर, ठीक है, या फिर क्या नाम है उसकी पेमेंट्स कर रहा है, या फिर वो ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहा है उसके बिहाफ पर, तो वो सारी चीजें हम कहते थे बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। तो डीम टू उस रिलेटेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जितना भी इनकम है उसको मान लिया जाएगा कि डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया, और उसको इंडिया में टैक्स कर देंगे फॉर नॉन रेजिडेंट के लिए। ठीक है क्या? अच्छा, तो वहां पर एक और शब्द आता था कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। हमने अपनी क्लास में पढ़ा था कि इसको हम आत्मा बोलते थे, कि भैया नॉन रेजिडेंट बाहर है बट उसकी आत्मा यहां पर है। तो ये जो आत्मा जो थी यहां पर, मैंने क्या बोला था, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है वो पहले क्या होता था, वो पहले उन्होंने बोला था कि हम प्रेस्क्राइब करेंगे, तो अब इन्होंने ये प्रेस्क्राइब कर दिया है कि किसको बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विस, अगर वो बोल रहे हैं कोई भी गुड्स सर्विस और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया, कोई भी अगर वो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, इन ट्रांजेक्शन में और इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर। बताओ, बहुत सारे इंडिया में अब डेटा वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके आप लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हो, ऑनलाइन सारी चीजें करते हो, तो ऑनलाइन करने के बाद आप क्या ले रहे हो, वहां से सर्विसेज ले रहे हो, और गुड्स वगैरह भी आप डाउनलोड कर, गुड्स वगैरह की भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उनके ऐप पर जाते हो, बाहर के बहुत सारे ऐप जो है इंडिया में आ गए हैं, वो आप वहां से ऑर्डर करते हो। तो अगर उन्होंने बोला कि डाउनलोडिंग ऑफ डेटा वगैरह और जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है, आपने गुड्स की ट्रांजैक्शन की है, और वो ट्रांजैक्शन जो है एग्रीगेट पेमेंट अगर आपने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया हुआ, तो मान लिया जाएगा कि आपका उस फाइनेंशियल ईयर में सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंट इस इंडिया में है, और उस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, यानी कि जो भी उससे जनरेट हुई है इनकम इंडिया में, उससे टैक्स कर दिया जाएगा। जैसे डाउनलोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड पेइंग मनी टू दी नॉन रेजिडेंट बाय अन इंडियन, जैसे होता था ना, बाहर के चाइनीज ऐप बहुत सारे आ गए थे, बोलो चाइनीज एप्लीकेशन बहुत सारी आ गई थी, आप उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे थे, पेमेंट्स कर रहे थे वहां पर, तो वो जितनी भी पेमेंट्स होंगी उन पर टैक्स लगाया जाएगा अगर उन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का यहाँ पर ट्रांजेक्शन किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे हम यहाँ पर कि सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और इंगेज इन इंटरेक्शन विद यूजर इन इंडिया, यानी ये कह रहे हैं कि भैया अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू अब क्या कर रहे हो कि आपने यहाँ के सब्सक्राइबर्स पकड़े हुए हैं, तो आप उनसे सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस भी करते हो, वहां पे ऐड भी चलाते हो, वो सारी चीजें करते हो। ठीक है, तो आप क्या करें कि एटलीस्ट आप कितने नंबर ऑफ यूजर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एटलीस्ट आप 3 लाख नंबर ऑफ यूजर से अगर आप इंडिया में जुड़ गए हैं अपने ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू, मतलब ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर वगैरह आप लेकर आए हैं उसके थ्रू अगर यहाँ पे जुड़ गए, तो मान लिया जाएगा कि आपका सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया है, और कोई भी पेमेंट अगर आपको जा रही होगी तो उसको हम यहाँ पर इंडिया में टैक्स करेंगे। और बकायदा इंडिया में टैक्स करने के लिए फिर हम क्या बोलेंगे, पेमेंट से पहले भैया टीडीएस के प्रोविजंस को आप देखकर चलो। ठीक है क्या? नॉन रेजिडेंट की पेमेंट करने से पहले टीडीएस कटेगा ही कटेगा। ये चीजें वैसी की वैसी थी पहले से कि भैया कौन सा ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं कि भैया ओनली सारा का सारा अमाउंट उसका नॉन रेजिडेंट का यहाँ पर टैक्स कर डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा ना बाबा ना, सिर्फ और सिर्फ जितना ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है उतना ही पोर्शन को हम क्या मानकर चलेंगे, उतने ही पोर्शन को हम क्या मानकर चलेंगे कि भैया इंडिया में टैक्स किया जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है वो बिल्कुल सेम पहले से जो था वैसे ही है। तो सिंपली क्या था, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस जो था उसको प्रेस्क्राइब कर दिया है, ये 2 चीजें प्रेस्क्राइब कर दी है, ये थी अमेंडमेंट छोटी सी इन रेजिडेंशियल स्टेटस। चलिए हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट
सैलरी की तरफ बढ़ते हैं हम। सैलरी में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था एक पोर्शन जो था 1727 एंड 1727A। यहां पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो सुपर एन्युएशन फंड एनपीएस और आरपीएफ की मैंने बातें की थी पहले भी, जो कि अगर टोटल में इनमें एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है 7.5 लाख से ज्यादा है तो अबव वाला हम यहाँ पर टैक्स कर देंगे, परक्यूजिट मानकर उस पर टैक्स कर देंगे। और जो अबव वाला जो परक्यूजिट मानकर टैक्स किया गया है उसको टैक्स किया जाएगा कहां पर, उस पर जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी, उस पर जो इंटरेस्ट की इनकम, यानी कि अगर मान लो 10 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूट किया, 10 लाख अगर आपने कंट्रीब्यूट किया है तो 7.5 से कितना ज्यादा हो गया सर, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए तो 1727 में टैक्स कर दिया जाएगा परक्यूजिट मानकर आपकी सैलरी एड में। और इससे रिलेटेड यानी इस 2.5 लाख से रुपए से रिलेटेड अगर कोई भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को भी कहां पर टैक्स किया जाएगा, 1727A में टैक्स किया जाएगा। ऐसा हमने अपनी क्लास में पढ़ा था, ठीक है क्या। उस वीडियो को मैं जो है वो लास्ट में अटैच कर दूंगा। यहां पर एक फॉर्मूला हुआ करता था, याद आ रहा होगा, टीपी वगैरह और टीआर वगैरह वाला, ठीक है, आर निकालना होता था, ऐसा कुछ करके था। तो वो मैं पूरा का पूरा वीडियो जो है लास्ट में अटैच कर दूंगा, जिसको देखना होगा वहां से देख लेना। इसमें छोटी सी एक और अमेंडमेंट है, मैं बता देता हूं। ये रहा, सैलरी में एक और अमेंडमेंट है कि भैया पहले हमने बोला था कि अगर आरपीएफ, एक आरपीएफ का याद करो आप, आरपीएफ में क्या, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसका 12% तक हम छूट बोलते थे कि भैया छूट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उस पर जो इंटरेस्ट आता था वो 9.5% तक क्या होता था, वो एग्जेम्प्ट रहता था, ठीक है क्या, एग्जेम्प्ट रहता था। यानी कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन वो एग्जेम्प्ट रहा करता था किसमें, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, ठीक है क्या। कब तक जो इंटरेस्ट मिलता था उसके, मतलब एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलता था 9.5%। अब इन्होंने क्या कहा, ये जो 9.5% मिलता था, ये मिलता था हमारे 10, 11 एंड 10, 12 में, ठीक है। 10, 12 में क्या होता था, लमसम जो हम आरपीएफ में से पैसा निकालते थे वो एग्जेम्प्ट हो जाता था, बशर्ते 5 शर्तें, याद आ रही है क्या, 5 शर्तें। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करें, वो लमसम अमाउंट जो जैसा था वैसे ही है कि हमने लमसम में से पैसा निकालना है, टैक्सेबल होगा या नहीं लगा। हम 5 चीजें देखेंगे, वो जो 5 साल का क्राइटेरिया चेक करेंगे कि उसने सेम एम्प्लॉयर के अंडर में 5 साल काम किया है या नहीं है, वो वाली क्राइटेरिया चेक करेंगे, बिल्कुल सेम है। सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब इन्होंने कहा कि पहले होता क्या था, पहले जो हायर वाले जो लेवल के लोग थे, हायर सैलरी वाले लेवल के लोग थे, वो क्या करते थे कि भाई आरपीएफ में ना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर देते थे। किसकी बात कर रहा हूं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट हैज कैप्ड दी tax free interest earned on the on the provident fund contributed by employees to a maximum of 2.5 लाख रुपए तक। यानी कि बजट कौन सा, 21 और 22 में ये बोला गया कि भैया सुनो, अगर आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो उसका कोई भी नहीं था, एटीसी में डिडक्शन दे देते थे, याद आ रहा है क्या, यस याद आ रहा है। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर आपका एम्प्लॉय ने कितना भी कंट्रीब्यूट किया हो उस पर अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी टू एटीयू में, एटीसी के अंडर में डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन उस कंट्रीब्यूशन पर ना सर, उस कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, कंट्रीब्यूशन देखो, आरपीएफ का पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना, याद करो ई में आता है, यानी कि आरपीएफ में एम्प्लॉय को बोला जाता है तुम डालो, एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉयर डालेगा 12% तक एग्जेम्प्ट है, इस पर इंटरेस्ट आएगा एग्जेम्प्ट है, ठीक है, और इस पे से अगर पेमेंट निकाल लोगे वो भी एग्जेम्प्ट है। तो ई वाले उसमें आता था। तो अब ये एम्प्लॉय क्या करते थे, जिनकी हायर सैलरी होती थी वो बहुत सारा पैसा क्या करते थे, ऑल्दो 12% से ज्यादा कर सकते हैं आप लोग, तो 12% से ज्यादा वो क्या कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूट कर देते हैं आरपीएफ में। अब आरपीएफ में कर दिया तो इस पर इंटरेस्ट आने लग गया, और जो इसका इंटरेस्ट होता था 9.5% तक इंटरेस्ट फ्री रहता है, यानी टैक्स फ्री रहता है। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं भैया मैक्सिमम जो रेट लेते हैं वो 8.5 ऐसे करके ये रेट मिल जाता है इनको आरपीएफ में, और वो वहां पर 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए ऐसे डालने चालू कर देते हैं ये लोग। तो यानी कि इस पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट आता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता था। तो अब निर्मला सीतारमन कहती हैं कि भैया जो एम्प्लॉइज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो अगर 2.5 लाख से ज्यादा का है, पूरे साल में 2.5 लाख से ज्यादा का है, ठीक है ना, पूरे साल में अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा का रहेगा तो 2.5 लाख से ऊपर वाले पर, 2.5 लाख से ऊपर वाले पर मतलब जो इंटरेस्ट आएगा, 2.5 लाख से ऊपर वाले पे जो इंटरेस्ट आएगा, हम उस इंटरेस्ट को टैक्स करेंगे आपकी सैलरी हेड में। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर, आप वो सैलरी हेड में अब टैक्स होने चालू कर दी जाएगी। तो यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था,
मैं क्या बोल रहा हूं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पर जो इंटरेस्ट मिलेगा। अब कब टैक्स होगा, जब एम्प्लॉय 2.5 लाख से ज्यादा आरपीएफ में पैसा डालेगा, तो उस 2.5 लाख से ऊपर वाले जो एक्सेस अमाउंट है, मान लो उसने डाला 5 लाख रुपए, ठीक है, अब उसने 6 लाख रुपए डाला, तो 2.5 लाख से ऊपर कितना हो गया, बोलो बोलो जल्दी से, 3.5 लाख। तो 3.5 लाख पर जो इंटरेस्ट बनेगा उसको टैक्स किया जाएगा आपके सैलरी हेड में पूरे साल में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, ये करेंगे कैसे? अब इनके लिए ना रूल दिया गया है, रूल आपके वाले उसमें नहीं है, बट एक बार क्या बोला इन्होंने, सुन लो जरा। इन्होंने कहा कि भाई सुनो, कह रहे हैं कि सबसे पहले जितना भी पोर्शन टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल एक अकाउंट बनाया जाएगा, एक नॉन टैक्सेबल अकाउंट बनाया जाएगा, एक नॉन टैक्सेबल अकाउंट बनाया जाएगा और एक टैक्सेबल अकाउंट कंट्रीब्यूशन का अकाउंट बनाया जाएगा। टैक्सेबल में कौन सी जाएगी भैया, 21 और 22 से ये वाली प्रोविजन आई है, तो 21 और 22 से ही वो टैक्स लगना चालू होगा, ठीक है, 21 और 22 से ही। यानी कि अब मान लो कि मैंने 5-6 लाख किया था, तो यहां पर क्या डाला जाएगा, 3.5 लाख रुपए इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख, ठीक है, इस कॉन्ट्रीब्यूशन में। और इस पर जो भी इंटरेस्ट आएगा पूरे साल में वो आ जाएगा, ठीक है, और लेस कर देंगे इसमें से विड्रॉल। फिर जो कुछ भी आएगा उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको हम यहाँ पर सैलरी हेड में टैक्स कर देंगे। बात समझ में आई है नहीं? यस सर। अच्छा सर, वो जो क्लोजिंग बैलेंस था पिछले साल का, हमारा क्लोजिंग बैलेंस था आरपीएफ में कब तक का, 31 मार्च 2021 तक, क्योंकि अब ये प्रोविजन इसके बाद आई है ना, तो 21 तक तो भैया पहले से भी एग्जेम्प्ट था और अभी भी एग्जेम्प्ट ही रहेगा। वो वाला पोर्शन अभी पहले भी एग्जेम्प्ट था और अभी भी एग्जेम्प्ट ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद सेक्शन आई है, तो इसके बाद से लगा रहे हैं कि अब नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन करेंगे इस साल से, यानी 21-22 से जो कंट्रीब्यूशन करना चालू होगा, 2.5 लाख से अगर ऊपर किया है आपने, तो 2.5 लाख तो एक नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में डाला जाएगा, और 2.5 लाख और उससे ऊपर जो है वो टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन वाले इसमें डाला। तो वो जो अब टैक्सेबल वाला अकाउंट आ जाएगा, अब इसमें जितना भी इंटरेस्ट आएगा पूरे साल में, तो वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट जो है आपकी सैलरी हेड में टैक्स कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ये हो गई छोटी सी अमेंडमेंट। यहाँ पे एक बार देख लो, पढ़ा देता हूं क्या बोल रहा है ये। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एसपीएफ आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख रुपए, ठीक है, यानी कि एग्जेम्पशन जो मिला करती थी हमारी 10, 11 और 10, 12 में, वुड नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है कि भैया इंटरेस्ट, वो भी किसका इंटरेस्ट, ऑन एग्रीगेट ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पर्सन, मतलब एम्प्लॉय, एक्सीडिंग, अगर एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन यानी 2.5 लाख से ऊपर करता है तो उस पर नहीं मिलेगा, ऑन और आफ्टर कब, 1 अप्रैल 2021 से, यानी सर 31 मार्च 2021 तक जितना भी आपका बैलेंस था उस पर जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता चला जाएगा, उस बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलता जाएगा, वो एग्जेम्प्ट होता रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आएगी? यहां पर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अगर ये जो 2.5 लाख की लिमिट है वो 5 लाख की मान ली जाएगी अगर उस आरपीएफ में एम्प्लॉयर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। तो बात समझ में आएगी? एम्प्लॉयर अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन उस पर नहीं करता है तो आपकी जो लिमिट है 2.5 लाख की, उसको 5 लाख रुपए तक ले लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वो बात करता है, कहता है कि इंटरेस्ट एक्रूड ऑन दी कंट्रीब्यूशन टू सच फंड अप टू दी 31 मार्च 2021 तक, मैंने कहा था ना, यहां पर जो भी बैलेंस रहेगा उस पर इंटरेस्ट जो कुछ भी आएगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इससे बाद की सेक्शन आई है तो उसके बाद से। चलिए, आई होप ये वाला आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये वाला पोर्शन मैं आपको दे दूंगा, ये पीडीएफ जो है वो मैं अटैच कर दूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से ले लेना, ठीक है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं पीजीवीपी की अमेंडमेंट। पीजीवीपी में कौन कौन सी अमेंडमेंट आई है? सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वो 44AB यानी टैक्स ऑडिट में आ रखी है। जो 5 करोड़ की एक लिमिट हुआ करती थी उसको अब 10 करोड़ कर दिया गया है। यानी 5 करोड़ की लिमिट का बुक करते थे, यानी टैक्स ऑडिट में हमने बोला था कि भाई अगर कोई भी बिजनेसमैन है, बिजनेस की इनकम अगर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट और सेल्स जो है वो अगर 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो उस पर टैक्स ऑडिट लग जाता है, और अगर प्रोफेशन में है तो 50 लाख से ऊपर अगर जाती है उसकी ग्रॉस रिसिप्ट तो उस पर टैक्स ऑडिट लग जाता है। लेकिन एक प्रोविजन हुआ करता था जिसके तहत वो कहते थे कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका टोटल रिसिप्ट में से जो कैश रिसिप्ट है वो अप टू 5% तक है, पूरे साल की टोटल रिसिप्ट में से, मैंने बोला था ना, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, आपने कैपिटल इनकम हो या फिर आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट हो, तो यानी कि कोई सी भी रिसिप्ट आपने पूरे साल में जितनी भी आपने इनकमिंग आई है, रिसिप्ट आई है, टोटल रिसिप्ट का 5% तक अगर आपका क्या है, कैश में रिसिप्ट है 5% तक अप टू 5%, और टोटल पेमेंट का 5% तक अगर आपका कैश में पेमेंट है
कैश में पेमेंट की लिमिट बता दी 5% तक अगर मिनिमम है या 5% से कम है तो आपकी लिमिट 5 करोड़ हो जाती थी, यानी 1 करोड़ को छोड़ दो, यानी 1 करोड़ में आपका टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, आपको 5 करोड़ पर कराना पड़ता था। अब वो लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, वो 10 करोड़ कर दिया गया है। बाकी सब कुछ सेम है, बस ये 10 करोड़ की लिमिट यहां पर कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर कौन सा पोर्शन है। नेक्स्ट 44 एडीए में छोटा सा चेंज है। 44 एडीए में पहले हुआ करता था एनी रेजिडेंट असेसी, ये 44 एडीए में प्रेजेंटिव इनकम के बेसिस पे था, कुछ प्रोफेशनल्स को रखता था ये, ठीक है। हमने बोला था कि एनी रेजिडेंट असेसी यहां पर लिखा हुआ था, उस वर्ड को हटाकर उन्होंने लिखा कि अब इन्होंने क्लैरिफाई किया कि कौन रेजिडेंट असेसी है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी है। तो यहां पर मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी, बस इन पर ही एप्लीकेबल होगा और कोई भी किसी पर भी ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं आएगा, मतलब कोई और भी सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकता इनके अलावा। रेजिडेंट इंडिविजुअल ले सकता है और रेजिडेंट फर्म ले सकती है, बट एलएलपी इसका बेनिफिट नहीं ले सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है यहां पर, वो अमेंडमेंट है यहां पर 43 सीए में। सेक्शन 43 सीए क्या कहती थी, याद करो जल्दी से। सेक्शन 43 सीए कहती थी अगर कोई बिल्डर है, यानी कि और वो क्या बेच रहा है, रेजिडेंशियल यूनिट बेच रहा है, यानी घर बेचता है। किसको बेचता है सर, किसी दूसरे पर्सन को बेचता है। अब ये जो बिल्डर है, अगर ये इसके हाथ में क्या है, ये स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड। और अगर इसने बोला है कि ये जो घर बेचा है वो एसडीवी से नीचे पर बेचा है, और कंडीशन क्या थी कि एसडीवी जो है इसका मोर देन 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव, जितना 110% था उसका एक्चुअल कंसिडरेशन रिसीव से ज्यादा है, मतलब जो एसडीवी है उसका 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा, मतलब जो टॉलरेंस बैंड था बिटवीन का, मतलब कितना ज्यादा है भाई, 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से अगर ज्यादा होता था तो हम कहते थे कि जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा, यानी कि जो सेल वैल्यू मानी जाएगी आपकी, क्या मानी जाएगी, वो आपकी एसडीवी को ही लिया जाएगा, वरना तो आपका सेल कंसिडरेशन ही लिया करते थे। तो सर अमेंडमेंट क्या आया, अमेंडमेंट ये आया कि जो ये 10% का टॉलरेंस बैंड था इसको 20% ले लिया जाएगा। किस केस में देखो, ये 3 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो 110% को 120% तक ले लिया जाएगा। कौन से 3 कंडीशन, वेयर द रेजिडेंशियल यूनिट, कौन सी क्या सेल करनी है, रेजिडेंशियल यूनिट इज ट्रांसफर्ड बाय द सेलर जिसके हाथ में वो स्टॉक इन ट्रेड है, यानी कि बिल्डर है, ठीक है, टू दी बायर एंड बायर एज अ कैपिटल एसेट, और बायर के हाथ में वो क्या है, कैपिटल एसेट्स है। देन लिमिट कितनी लग जाएगी, 110% शैल बी टेकन एज 120%, यानी कि एसडीवी अगर उसके 110% से ज्यादा है तो भी अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हम उसके सेल कंसीडरेशन को ही मान लेंगे, क्या सेल कंसीडरेशन को ही मान लेंगे उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन उस रेजिडेंशियल यूनिट का। लेकिन अगर मैं अब बात क्या कर रहा हूं आपसे, अब बात क्या कर रहा हूं, अब वो 20% हो जाएगी, मतलब अब देखना पड़ेगा कि डिफरेंस जो है वो 120% से ज्यादा होना चाहिए, समझ में आ रहा है, यानी 20% से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, एसडीवी उसका मोर देन होना चाहिए, ये क्या बोलेंगे, एसडीवी उसका मोर देन होना चाहिए 120% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। अगर ये है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन किसका मान लिया जाएगा, एसडीवी को ही मान लिया जाएगा। जैसे फॉर सपोज करो, मैं बताता हूं यहां पर, अगर एसडीवी यानी 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, या फिर मानकर चलो 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसको बेच दिया गया है, 10 लाख का एसडीवी है, एसडीवी कितना है 10 लाख का, और मैं कह रहा हूं कि उसको बेचा गया है आपने 3 लाख रुपए में बेच दिया है, एक्चुअल कंसीडरेशन 3 लाख रुपीस है। तो क्या ये जो एसडीवी है वो इसके 120% से ज्यादा है क्या, 20% इसका निकाल दोगे तो 60,000, तो बिल्कुल उससे ज्यादा ही है, दोनों का डिफरेंस उससे ज्यादा ही है। तो आपको क्या बोलेंगे कि आपका सेल कंसीडरेशन 3 लाख नहीं लिया जाएगा, आपका लिया जाएगा आपका 10 लाख रुपए। कंडीशन क्या पूरी करनी थी, 10% के लिए, 20% के लिए। कौन कौन सी कंडीशन भैया, जो रेजिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर होनी चाहिए वो भी किसके बिटवीन में ट्रांसफर होनी चाहिए, 12/11/2000, यानी कि 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में ट्रांसफर होनी चाहिए। दूसरा सच ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए रेजिडेंशियल यूनिट का, जिस पर्सन को मिल रही है उसके लिए फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए वो रेजिडेंशियल यूनिट का। और कंसीडरेशन जो पेड और पेबल किया है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।
2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ रुपए तक है तो भी चलेगा, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जो कंसिडरेशन पे किया। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी थी? रेजिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर करनी है, बिल्डर ने ट्रांसफर करनी है, रेजिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर करनी है। वही कब से लेके कब तक? 12 नवंबर 2020 से लेके 30/6/2021 तक, 30 जून 2021 तक। और क्या आना चाहिए? फर्स्ट टाइम होम बायर होना चाहिए सामने वाला, मतलब फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होनी चाहिए उसकी, और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं है। तो 10% के टॉलरेंस बैंड को यहां पर ले लिया गया है 20% तक। सर ये हमने कहीं और भी पढ़ा था 20% तक? यस, सेक्शन नंबर 56(2)(10) में पढ़ा था। यानी कि अगर देखो 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 इधर देखो, मैंने कहा कि अगर किसी बिल्डर ने बेचा है स्टॉक इन ट्रेड और रेजिडेंशियल यूनिट है और ये सारी कंडीशन 2 करोड़ से नीचे है और ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया गया है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी गई, तो इस पर तो लग जाएगा 43 सीए, और वो भी 20% का टॉलरेंस बैंड तक आ जाएगा। यहाँ पर 10% की जगह क्या आ जाएगा? 20% टॉलरेंस बैंड। सर इसने जो सेल किया है वो किसी एक पर्सन को किया और उसके हाथ में कैपिटल एसेट्स है, तो सर इसको भी जो है वो एसडीवी से नीचे पर मिल रही है, तो इस पर लगा करता था 56(2)(10)। यस बिल्कुल सही कह रहे हो, 56(2)(10). और यहां पर बोला करते थे कि अगर जो डिफरेंस है एसडीवी और एक्चुअल कंसिडरेशन का डिफरेंस अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है एंड एसडीवी जो है उसकी 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो डिफरेंस को टैक्स कर दिया जाएगा किसके हाथ में? अदर सोर्सेज में। किसके हाथ में? बोलो बोलो, ये बायर के हाथ में। लेकिन अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, यहां पर जल्दी से बताओ, यहां पर क्या बोल रहा हूं? यहां पर भी जो 110% था अब वो भी क्या हो जाएगा? 120% हो जाएगा इस केस में, अगर उसने रेजिडेंशियल यूनिट खरीदी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है और इस डेट में हुआ है और कंसिडरेशन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो यहां पर सामने वाले को भी टॉलरेंस बैंड 20% तक का मिलकर चलेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यस सर। लेकिन एक बात ध्यान रखना सर, 50C जो सेक्शन हुआ करती थी हमारी, कैपिटल गेन वाली जो सेक्शन हुआ करती थी, यानी कि बेचने वाले के हाथ में अगर वो कैपिटल एसेट थी, बेचने वाले के हाथ में, रेजिडेंशियल यूनिट बेचने वाले के हाथ में अगर वो कैपिटल एसेट थी, तो इस पर लगा करता था सेक्शन नंबर 50C। तो 50C में बोलते थे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? कह रहे थे कि भाई एसडीवी अगर ज्यादा है तुम्हारा, 110% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन, तो वो 110 का 110 ही है वहां पे 50C में, वो याद रख लेना। 50C में 110% का 110% है, वहां पर कोई भी चेंज नहीं है। चेंज किस में है? 43CA में, अगर कोई स्टॉक के बिल्डर बेचता है और जिस सामने वाले के हाथ में वो कैपिटल एसेट है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? नेक्स्ट चेंज की तरफ बढ़ते हैं। हम देखो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट चेंज यहां पर क्या है? देखो यहां पर नेक्स्ट चेंज है कि डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 इज नॉट अलाउड ऑन गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन फ्रॉम प्रीवियस ईयर 20 एंड 21। ये एक अमेंडमेंट आई है कि अब से आपको, देखो गुडविल को हम क्या करते थे कंसीडर, पहले देखो पहले सिनेरियो क्या होता था, गुडविल को हम कंसीडर करते थे कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट अगर आप उसको बेचते थे तो आपको क्या लग जाता था? कैपिटल गेन लग जाता था। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? हाँ, और गुडविल को इंटेंजिबल असेट भी मानते थे, और इंटेंजिबल असेट मानकर डेप्रिसिएशन जो है सेक्शन 32 में हम ले लेते थे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन अब क्या हो रहा है यहां पर? देखो अब क्या हो रहा है, अब ये कह रहे हैं कि भैया हम गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। तो मतलब क्या हो गया सर? पहले क्या होता था कि यानी कि डेप्रिसिएशन अलाउ होता था। देखो इंटेंजिबल एसेट्स में क्या बोलते थे? नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और एनी अदर कमर्शियल राइट, ठीक है, और सिमिलर नेचर के। तो यहां पर हम गुडविल को कंसीडर कर लेते थे कि भैया गुडविल जो है वो हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है और उस पर 25% तक का हमको डेप्रिसिएशन हम बुक में लेकर चलते थे। लेकिन अब साफ साफ बोल दिया गया है कि नॉट बीइंग गुडविल और गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन को हम इसको नहीं लेंगे। मैंने कहा कि भाई नॉट बीइंग गुडविल और प्रोफेशन यानी उस पर अब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो अब होगा क्या? देखो पहले होता क्या था, देखिए पहले होता क्या था, गुडविल को पहले क्या मानते थे? कैपिटल एसेट मानते थे, और कैपिटल एसेट मानने के बाद अब उसको इंटेंजिबल एसेट्स में, देखो दो चीजें होती थी, एक तो होता था एसएलएम के बेसिस पर और एक होता था हमारा क्या, डब्ल्यूडीवी के बेसिस पे। तो हम क्या बोलते थे? ब्लॉक सिस्टम लगाते थे। ब्लॉक सिस्टम होता था यानी सेम रेट की और सेम क्लास की अगर असेट को हम ब्लॉक में कंसीडर करते थे, तो इंटेंजिबल असेट का जो ब्लॉक हुआ करता था उसमें गुडविल भी होती थी।
यानी इंटेंजिबल एसेट, चाहे गुडविल खरीदी, पेटेंट खरीदा, हमने कुछ भी खरीदा, हम इसको क्या मान लेते थे, किस में ऐड ऑन कर देते थे, इंटेंजिबल एसेट्स में हम ऐड ऑन कर देते थे, और वो ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी माना जाता था, डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ये पड़ा होता था हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब एक बात बताओ मेरे को, अब हम कह रहे हैं कि भैया गुडविल पर तो हम क्या नहीं देंगे, गुडविल ऑफ चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो प्रोफेशन हो, गुडविल ऑफ चाहे वो बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो, उस पर हम क्या नहीं देने वाले हैं, हम उस पर डेप्रिसिएशन नहीं देने वाले। तो जब डेप्रिसिएशन नहीं देने वाले तो भैया यहां पर जैसे ही अमेंडमेंट आई तो यानी करना क्या पड़ेगा पीजीबीपी में, तो एक तो बोल रहे हैं कि जो ब्लॉक निकाला गया है डब्ल्यूडीबी का, उस ब्लॉक में से उस जो गुडविल का जो पोर्शन है वो हटा दो। अब ब्लॉक में से गुडविल का पोर्शन कैसे हटाया जाएगा, देखो कब से अमेंडमेंट आई है, कह रहे हैं भैया कब से नहीं मिलेगा आपको, 20 एंड 21 से, प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 से हम आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। तो यानी कि क्या मतलब 19 एंड 20 तक डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे क्या, यस बिल्कुल अलाउ करेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं कि 1 अप्रैल 2021 का डब्ल्यूडीवी ले लेते हैं। इसमें जो सारी की सारी इंटेंजिबल एसेट का डब्ल्यूडीवी, किसका बोल रहा हूं, इंटेंजिबल ब्लॉक का, इंटेंजिबल एसेट्स की ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी ले लो। अब डब्ल्यूडीवी में से क्या माइनस कर दो भैया, गुडविल की वैल्यू जो 1 अप्रैल 2021 में थी उसकी वैल्यू माइनस कर दो, और उसकी वैल्यू माइनस कर दोगे तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा। अब एक्सक्लूड कर जाएगा तो जैसे जैसे अब हम लेते रहते हैं 25% वो आ जाएगा। सर ये एक्सक्लूड कैसे करेंगे, एक बात बताओ, एक्सक्लूड कैसे करेंगे, तो एक बात बताओ ना, जब परचेज की थी, मानकर चलो जब परचेज कॉस्ट में से हमने 25% घटाया होगा, 25% घटाया, मान लो 2 साल पहले था तो 2 साल तक हमने 25% इसमें से घटाया होगा, किसकी वैल्यू, गुडविल की वैल्यू में से, तो वो माइनस कर दो। उसमें से माइनस करने के बाद 1 अप्रैल को क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2020 को उसकी वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यूडीवी, जो कि इंक्लूडेड होगी इसमें, उसको आप लेस कर दो। मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, एग्जांपल से समझते हैं होगा क्या। अब देखो पहले यहां पर समझ लो कि हो क्या रहा है। मैंने क्या बोला सबसे पहले कि अब से गुडविल कैपिटल एसेट तो है लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। अब जब डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा, देखो पहले होता क्या था, डेप्रिसिएशन था तो सेल कैसे होती थी, गुडविल की सेल होती थी, वो जो पार्ट ब्लॉक सेल कर दिया मैंने, फुल ब्लॉक सेल कर दिया, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा करता था, याद आ रहा है ना। लेकिन अब क्या होगा, उसको इंडिविजुअली हम सेल करेंगे, उसको ऐसा मान के चलेंगे कि वो उस ब्लॉक में सिर्फ ओनली एसेट है, उसको ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब यानी कि जब मैं इसको अलग कर दूंगा, मान लो इस गुडविल को मैंने इस ब्लॉक में से अलग कर दिया है, अब जैसे ही मैंने इसको अलग कर दिया यहां पर, अब इसको मान लो गुडविल को मैं सेल करूंगा, तो जो सेल कंसीडरेशन है वो क्या हो जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मेरा मान लिया जाएगा, और माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, इस गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, हमने कहा कि भाई अब से, क्योंकि अब डेप्रिसिएशन तो अलाउ हो नहीं रहा, पहले वरना क्या लिखते थे हम डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माइनस जो डब्ल्यूडीवी होती थी, अब डब्ल्यूडीवी तो नहीं है, अब क्या बोलेंगे, परचेज कॉस्ट को माइनस कर दो, ठीक है, परचेज कॉस्ट को माइनस कर दो। अब ये जो परचेज कॉस्ट है, मान लो कि इसमें क्या बोला गया है कि असेसी ने क्या कर रखा है उस पर, अब ये जो अमेंडमेंट है ये किस में आएगी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने में, सिमिलर ये कैपिटल गेन के चैप्टर में आएगी। वेरी वेरी गुड, जिसके दिमाग में आ गई वो बिल्कुल सही जा रहा है। यानी कि इसका इफेक्ट 2 जगह जा रहा है। एक तो सबसे पहले क्या करना है, पीजीबीपी में से एक केस में जो डब्ल्यूडीवी है इंटेंजिबल एसेट्स की, उसमें से बाहर करके निकाल दो उस पोर्शन को, और फिर हमने बोला जब उस जो गुडविल को बाहर निकाल दिया है उसको अब हम सेल करेंगे तो क्या उसको किस वैल्यू पे सेल करेंगे, कह रहे हैं भैया अगर इसको हमने सेल किया तो किस वैल्यू पे, कह रहे हैं परचेज कॉस्ट माइनस जितना भी हमने अप टू 1920 तक का तो हमने उसको डेप्रिसिएशन बुक कर लिया होगा अपनी बुक में, अगर कोई डेप्रिसिएशन लिया है तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना 1920 तक का, तो वो बन जाएगी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आप मान लो कि आपने 21 और 22 में ही खरीदा है तो कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं है उस पर, तब तो कोई डेप्रिसिएशन, और आपने 20 और 21 में खरीदा और 21 और 22 में सेल कर दिया तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन नहीं है तो परचेज कॉस्ट ही माइनस करोगे, ठीक है। क्या ये वाला अमेंडमेंट किस में आया था, ये आया था आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। तो अब सिंपल शब्दों में क्या बोल दिया मैंने, 2 जगह इसकी ट्रीटमेंट गई है, कहां पे गई है, एक तो सबसे पहले पीजीबीपी में हमने बोला ब्लॉक में से हटाओ भाई, इंटेंजिबल एसेट्स के ब्लॉक में से हटा दो गुडविल को, क्योंकि अब उस पर तो नहीं मिलने वाला है। और दूसरा मैंने क्या बोला, अब जब इस गुडविल को सेल करेंगे तो वो कैपिटल गेन में वो अमेंडमेंट है, वो क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको पता चल चुकी है, परचेज कॉस्ट ली जाएगी माइनस, अगर आपने असेसी ने क्या बुक कर रखा है, बोल दो जरा सा, डेप्रिसिएशन ले रखा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अप टू 1920 तक, तो वो 1920 तक का डेप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस कर देंगे, वो बन जाएगी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो यहाँ पर मैंने एक
क्वेश्चन भी ले रखा है, देखो क्या क्या बोला मैंने। बिफोर अमेंडमेंट क्या था, ऑन गुडविल और प्रोफेशन, गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन डेप्रिसिएशन वाज अलाउड अंडर सेक्शन 32(1) में। आफ्टर अमेंडमेंट क्या है कि भैया उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, बट अलाउ किया जाएगा कब तक, मीन्स अलाउड किया जाएगा, कहाँ से अलाउ नहीं किया जाएगा, 20 और 21 से, यानी कि 19 एंड 20 से तक अलाउ किया जाएगा। एडजस्टमेंट क्या करना है, एडजस्टमेंट इन डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक, अगर वो ब्लॉक में इंक्लूडेड है। देखो क्या बोल रहा है, वाइल कंप्यूटिंग द डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट्स फॉर प्रीवियस ईयर 20 एंड 21, 20 और 21 की प्रीवियस ईयर की ब्लॉक को अगर आप निकालोगे, इफ गुडविल ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन वाज द पार्ट ऑफ द ब्लॉक, उसका पार्ट बन रखी है पहले से, देन डेप्रिसिएशन वाज अलाउड ऑन दैट टू द असेसी अप टू द 19 एंड 20, उसमें 19 एंड 20 तक अलाउ कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द गुडविल, अब कॉस्ट क्या बन जाएगी, शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, जितना भी अलाउबल हो रखा है एक्चुअल कॉस्ट उसकी वो बन जाएगी अगर हम उसको सेल करने जाएंगे तो। ठीक है क्या, तो एनालिसिस में मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, इन अदर वर्ड्स ऑन आफ्टर नाउ आफ्टर अमेंडमेंट नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन गुडविल के परचेज पे, यानी कि परचेज पर भी नहीं होगा, और ना सेल्फ जनरेटेड गुडविल पर तो पहले भी वो उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं निकाला करते थे, वो तो नील रहती थी पहले भी और आज भी नील है। यानी फर्स्ट रिमूव क्या किया हमने, रिमूव कर दिया हमने क्या, डब्ल्यूडीवी ऑफ द गुडविल। फर्स्ट क्या करना है आपको, डब्ल्यूडीवी करना है गुडविल की, कहाँ से, उसके ब्लॉक में से अगर वो इंक्लूडेड है तो। एंड सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट किस में आएगा, कैपिटल गेन के चैप्टर में आया है, और कैपिटल गेन में क्या बोला हमने कि गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी। जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी वो बता दो, जैसे कि एक एग्जांपल है वो देख लो। मान लो कि डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक ऑफ 1/4/2020 को डब्ल्यूडीवी थी उसकी 90 लाख रुपए, और गुडविल को परचेज किया गया है किसमें, 30/5/2018 को परचेज किया था वो 20 लाख रुपए का, विच इज इंक्लूडेड इन दी डब्ल्यूडीवी, इस डब्ल्यूडीवी में इंक्लूडेड है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आपको पूछा गया डेप्रिसिएशन बताओ 20-21 का और 21-22 का, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 20-21 के लिए, तो पहले 20-21 में, अब गुडविल वाले पोर्शन पे तो नहीं होगा बट वो इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस। अब जब इसमें इंक्लूडेड है तो पहले रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव कैसे करेंगे, कह रहे हैं कि भैया पहले तो डब्ल्यूडीवी ऑफ द गुडविल एज ऑन 1/4/2021 को ले आओ, 1/4/2020 तक क्या है वो बता दो। कह रहे परचेज किया था इतने का, अब 18 एंड 90 का फुल अमाउंट से फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि 180 दिन से ज्यादा यूज हो गया, तो कितना आ गया 5 लाख रुपए, माइनस हो गया 15 लाख रुपए, और फिर उसके बाद 19-20 का 25% माइनस कर देंगे तो 11,25,000 रुपए आ गया। अब यहाँ पर 11,25,000 रुपए कब तक की है उसकी वैल्यू, 1/4/2020 तक है। अब 1/4/2020 तक अगर ये वैल्यू है, अब इसको किस में से माइनस करेंगे, देखो ब्लॉक अब मैं देखूंगा पूरा का पूरा इंटेंजिबल एसेट्स का ब्लॉक 90 लाख का था, इसमें से पहले मैंने माइनस कर दिया 11,25,000 रुपए ये वाले। ठीक है, अब इसमें से ये क्या हो जाएगा, ये हट गया, मतलब गुडविल का अमाउंट मैं हटा दिया मैंने। अब जब मैंने गुडविल का अमाउंट हटा दिया तो एड ड्यूरिंग द ईयर और लेस कर देंगे हम इसमें सेल प्रोसीड, तो ये आ जाएगा डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक। अब इस पर प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 का क्या लग जाएगा डेप्रिसिएशन 25% से। अब ये 25% इसका ये आ गया और इसकी डब्ल्यूडीवी ये हो गई। अब नेक्स्ट ईयर में यानी कि 21 और 22 में क्या होगा, 21 और 22 में इसको ले जाओ, ये ओपनिंग बन जाएगा, फिर इस पर ये यही क्लोजिंग बन जाएगा क्योंकि एडिशन और सेल कुछ नहीं है, तो इस पर 25% जो है वो दे दिया हमने डेप्रिसिएशन, तो 25% डेप्रिसिएशन 14,76,562 रुपए आएगा और ये हो गया। अब सर क्या बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल 2 में कह रहे हैं कि भैया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बता दो भैया कैपिटल एसेट्स की जो गुडविल से आपने मतलब किसकी गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, तो बता दो क्या लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि उस पर हमने बुक कर रखा है 19-20 तक का डेप्रिसिएशन को बुक किया होगा, यस, और जो कि अलाउ है बुक्स में, तो कह रहे हैं परचेज कॉस्ट माइनस जो अपने डेप्रिसिएशन था 19-20 तक वो माइनस कर दो, तो आपका बचता क्या है, आपका यही बचता है परचेज कॉस्ट में से अगर 19-20 तक का माइनस कर देंगे, ये 19-20 तक का माइनस कर देंगे तो 11,25,000 बचता है, तो 11,25,000 क्या बन जाएगी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर गुडविल को परचेज एंड सोल्ड किया है ऑन और आफ्टर 1/4/2020 के बाद तो फिर उसकी परचेज प्राइस को ही लिया जाएगा। आई होप ये वाला आपको अमेंडमेंट समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या चीज, कैपिटल गेन के अमेंडमेंट्स को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला तब बता दूं आपको कैपिटल गेन में जो अमेंडमेंट था यहाँ पर कौन सा वाला, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर, ये यहीं पे है, देखो यही वाला मैं क्लियर कर देता हूँ कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन सेल ऑफ गुडविल और प्रोफेशन, गुडविल और बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो ये हमारी जिसकी के पास भी वो किताब थी वो किताब को यहाँ पर ले ले और इस किताब में से वो देखता रहे। ठीक है, लास्ट में ये वाला होगा एट ग्लांस करके हमने लिखा हुआ है। ठीक है, एट ग्लांस करके लिखा हुआ है हमने। तो यहाँ पर हमने बोला था कि ये सीधा सीधा आ जाओ किस पर, ज़्यादा ना इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अब बात करेंगे कि गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो क्या होना है। गुडविल अगर सेल्फ जनरेटेड है
सेल्फ जनरेटेड है तो क्या होता है कि गुडविल यानी गुडविल सॉरी इंटेंजिबल एसेट सेल्फ जनरेटेड का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं सर, वो तो नील रहता है। किस केस में? बिजनेस था, यहाँ पर नॉट प्रोफेशन था, यहाँ पर क्या आ गया, प्रोफेशन को भी जोड़ दिया गया है। यानी प्रोफेशन को पहले हम क्या लेते थे, प्रोफेशन को हम कैपिटल एसेट्स नहीं मानते थे, लेकिन अब क्या है, प्रोफेशन को भी कैपिटल एसेट्स माना जा रहा है। और पहले हमने बोलते थे एक श्रीनिवासा करके केस स्टडी होती थी ना, ये बीसी श्रीनिवासा करके केस स्टडी होती थी, और जिसमें बोला जाता था कि भाई अगर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं निकाल पा रहे हो तो हम उसको टैक्स ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्रोफेशन को लेते थे, हम कहते थे कि भैया कि प्रोफेशन को अगर सेल किया है, गुडविल ऑफ प्रोफेशन सेल किया है, तो उस पर हम कोई भी क्या नहीं लगाया करते थे, कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं किया करते थे। अब यहाँ पर क्या हो गया है, जब यहाँ पर इसको गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन को इंक्लूड कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि अब भैया हम गुडविल और गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन दोनों को ही हम कैपिटल एसेट मानेंगे, और सेल करोगे आप तो कैपिटल गेन बिल्कुल लगेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जिनके पास मेरी किताब है, तो यहाँ पर एक केस स्टडी हुआ करती थी, इसको हमने सेल्फ जनरेटेड वाले को काट दिया था, यहाँ पर इसको काट देना कि भैया प्रोफेशन पे नहीं लगता, अब प्रोफेशन पर भी क्या लगेगा, और यहाँ पे लिख देना प्रोफेशन को अगर बेचा है, तो मान लो आपने गुडविल ऑफ प्रोफेशन बेचा 40 लाख का, तो और भी सेल्फ जनरेटेड है, तो बाकी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं ली जाएगी, और कैपिटल एसेट जो आ जाएगा, सॉरी कैपिटल गेन जो आ जाएगा आपका 40 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें कर लेते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर गुडविल एंड प्रोफेशन आ गया, बिजनेस एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गया, पेटेंट आ गया, और ट्रेडमार्क आ गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, स्टेट कैरेज और लूमार्स अगर आपने सोल्ड किया है, तो अगर वो सेल्फ जनरेटेड था तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील रहेगा। अब यहाँ पर ये मेन पोर्शन है, देखो क्या बोल रहे हैं, गुडविल है, गुडविल की अलग से बात कर रहा हूँ, गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, ये सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर एक्वायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ओनर, यानी कि मतलब क्या है, परचेज किया है, देखो ऊपर था सेल्फ जनरेटेड, लेकिन अगर परचेज किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रह जाएगी, उसकी परचेज कॉस्ट रह जाएगी। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ओनर से एक्वायर किया है और आपने क्या किया है, ऑब्टेन बाय एन एसएससी, यानी कि 32(1) में उस पर डेप्रिसिएशन भी लिया है, किस पर, गुडविल पर, जो लिया है आपने उसमें गुडविल भी इंक्लूडेड है, और गुडविल पर आपने क्या लिया था, डेप्रिसिएशन भी लिया था, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगी भैया, परचेज प्राइस माइनस जितना आपने डेप्रिसिएशन ले लिया उसको माइनस कर दो, वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अभी अभी बातें की मैंने काफी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ, ये जो है ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, गुडविल, ये बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसेसी बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन टोटल पार्टीशन वगैरह, या पार्शियल पार्टीशन वगैरह, या फिर एचयूएफ के थ्रू पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ, या फिर गिफ्ट में, विल में, इनहेरिटेंस में, सक्सेशन में। सर याद आ रहा है कि सेक्शन नंबर 47 की जो ट्रांजेक्शंस हुआ करती थी जिन पर कैपिटल गेन नहीं लगा करता था, मैंने कहा था ना कैपिटल, मैंने इसको गिफ्ट कर दिया तो कैपिटल गेन नहीं निकाला, बट उसने आगे सेल किया तो प्रीवियस ओनर का क्या ले लिया जाता था, प्रीवियस ओनर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिया जाता था, और प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग को काउंट कर लिया जाता था। याद आ रहा है क्या? यस सर। तो यानी कि वो यही बोल रहा है कि कह रहे हैं कि भैया फिर क्या मानेंगे, हमने बोला कि प्रीवियस ओनर की बात कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि परचेज कॉस्ट, जो मान लो गुडविल खरीदी थी मैंने और मैंने गिफ्ट कर दी किसको, किसी सामने वाले को, तो कैपिटल गेन तो लगा नहीं उस पर। अब सामने वाले ने वो गुडविल उठा के बेच दी तो प्रीवियस ओनर की परचेज प्राइस हो जाएगा। लेकिन उसने बोला कि अगर उस प्रीवियस ओनर ने जब खरीदा था और उसको मतलब आपको बाय गिफ्ट मिली और अब आप सेल कर रहे हैं उसको, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट तो ली जाएगी, बट आपने जितना भी डेप्रिसिएशन 1920 तक गुडविल पर ले लिया है उसको माइनस कर देना, प्रीवियस ओनर का प्राइस ले लेना, और गुडविल जो आपने अपने बुक्स में ले लिया है उसको माइनस कर देना, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। आई होप आपको ये अमेंडमेंट समझ में आ गई है। चलिए, और बाकी सब कुछ सर सिमिलर है। ये मैंने पोर्शन इसलिए दिया हुआ है कि जो जिनके पास किताब है वो उस पर थोड़ा सा अमेंडमेंट कर सके, ठीक है। ये सारा पोर्शन हो चुका है, ऑल्दो इनमें से काफ़ी चीज़ें हम क्लास में कर चुके हैं, फिर भी जिन्होंने नहीं किया है वो अपने इसको देखकर कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 50B यानी स्लम सेल में यहाँ पर जो कैपिटल गेन की एक अच्छी सेक्शन है, स्लम सेल। देखो यहाँ पर हो गया था, अच्छा कैपिटल गेन की स्लम सेल में यहाँ पर एक अमेंडमेंट आई है, और चेंज क्या आया है, हम बोलते थे कि जब ये स्लम सेल होता था, यानी कि स्लम सेल किसको बोलते थे हम, कि भाई हमने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन नहीं किया, हमने क्या किया है, पूरा का पूरा डिवीजन को सेल कर दिया है। जब मैं कहता हूं कि मैंने पूरी की पूरी डिवीजन को सेल कर दिया है, उसको मैं बोलता था कि स्लम सेल हो गया, और जो कंसिडरेशन मेरे को वहां से मिलता था मैं उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिख लिया करता था। अब इन्होंने अमेंडमेंट किया, इन्होंने कहा कि भैया जो अमेंडमेंट के बाद उन्होंने बोला
कि जो सामने वाले से पैसा मिलेगा ना, तो लोग क्या करते थे कि सामने से पैसा जो है वो कम दिखाते थे, मैंने सेल कर दिया, कम दिखा दिया और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी कम बन गया। तो निर्मला सीतारमन कहते हैं ना ना इसको नहीं लेंगे। अब हम किसको कंसिडर करेंगे? हमने बोला कि जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा वो होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये सिर्फ और सिर्फ आपके आईपीसीसी में इतना लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आई क्या है अमेंडमेंट, उन्होंने बोला फेयर मार्केट एफएमवी को लेंगे इंस्टेड ऑफ सेल कंसिडरेशन। और एफएमवी में उन्होंने दो तरीके की एफएमवी दे दी। उन्होंने बोला कि दो तरीके की एफएमवी है, उन दोनों में से जो भी हायर होगा उसको हम ले लेंगे। अब हायर में से क्या बोला उन्होंने? पहला फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव, चाहे वो मॉनेटरी हुआ है चाहे नॉन मॉनेटरी, यानी जो सामने से आ रहा है उसका मनी वैल्यू, उसका फेयर मार्केट वैल्यू, जो सामने से चीज आ रही है उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। और दूसरा क्या बोला? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स रिसीव्ड, जो भी आपको कैपिटल एसेट रिसीव हुई होगी, कैपिटल एसेट्स मतलब जो भी यूनिट जो यहां पर था जो आप दे रहे हो, जो भी कैपिटल एसेट्स थी, कैपिटल एसेट सॉरी, यहां पर क्या मतलब जो भी कैपिटल एसेट्स है उसका फेयर मार्केट वैल्यू क्या, जो मतलब कि जो हम सेल कर रहे हैं, सोल्ड, जो हमने सोल्ड किया है, जो हमने सोल्ड किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, जो यूनिट सेल की है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, दोनों में से जो भी, यानी जो मिल रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और जो मैंने यूनिट को सेल किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो भी हायर होगा वो वाली फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे ले ली जाएगी। तो सिंपल शब्दों में अभी आपके आईपीसीसी में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बोला फेयर मार्केट वैल्यू को लेना जो कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर होगा, इतना ही लिख दिया और कुछ भी नहीं लिखा गया है। अच्छा, क्या बोल रहे थे हम लोग यहाँ पर? हमने बोला कि फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, सेलिंग एक्सपेंडिचर इसमें से माइनस कर देंगे, कंसीडरेशन ये माइनस हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हम नेट वर्थ ही लेते थे। और नेट वर्थ क्या बोलते थे हम? नेट वर्थ क्या बोलते थे? नेट वर्थ में हम बोलते थे ऑल डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो उसका WDV ले लेते थे, ठीक है। और सेल यहां पर भी लिख लेना, जिसने भी एडिट नहीं किया है वो इसको एडिट कर सकता है। इन्होंने बोला कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल और द बिजनेस को नील ले लिया जाएगा, और अगर कोई कैपिटल एसेट्स है जिस पर होल एक्सपेंडिचर आपने 35 AD में ले लिया है तो उसको भी नील ले, ऑब्वियस सी बात है उसको भी नील ले लिया जाएगा। और बाकी एसेट्स का आपको क्या करना है? बुक वैल्यू ले लेना है, तो वो निकल जाएगा आपका नेट वर्थ। इसमें बोलते थे कि नो इंडेक्सेशन का बेनिफिट कोई भी नहीं मिलेगा, और रिवैल्यूएशन का भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपने रिवैल्यूएशन किया तो रिवैल्यूएशन को भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और एक और बात बोले थे LTCG और FCG कैसे करना है, इस वाले में थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। अगर सोल्ड किया है 3 साल के अंदर या फिर 3 साल में तो भाई STCG बनेगा और नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे जाएगा। लेकिन अगर आफ्टर 3 इयर्स होगा तो ही हमारा क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो आफ्टर सेल करने के बाद वाला, सेल 3 साल के बाद कर रहे हो तो ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। यानी किसको? अंडरटेकिंग को, सेल, इंडिविजुअल एसेट्स को नहीं, अंडरटेकिंग को। तो यहां पर जो नीचे क्वेश्चन हुआ करता था उसमें भी वो चेंज कर दिया गया, और एडिशनली क्या डाल दिया गया? क्वेश्चन सेम था कि भैया कोई दूसरी यूनिट है और यूनिट को सेल कर रहे हैं यहाँ पे 25 लाख का हमने सेल किया था, ठीक है। तो ये पहले भी क्वेश्चन 25 लाख का था, लेकिन अब इन्होंने क्या बोल दिया? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द यूनिट, यूनिट का फेयर मार्केट वैल्यू 30 लाख दे दिया गया। तो बताओ विच एवर इज हायर कौन सा है सर? 30 लाख रुपए। तो क्या ले लिया जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर 30 लाख ले लिया जाएगा, यहाँ पर 30 लाख ले लिया जाएगा बस, और कोई भी नहीं है। और इसके बदले में जो भी चेंजेस थे वो इस तरीके से चेंज आ गए हैं। नोट्स में नीचे लगा दूंगा, आप नोट्स में से पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यानी सिर्फ सिंपल क्या चीज हो गया यहाँ पर? क्या हो गया? फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब फेयर मार्केट वैल्यू लेना और कुछ भी नहीं लेना है। चलिए, ये 2 अमेंडमेंट तो हो गई। अब नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ, कैपिटल गेन में ही एक अमेंडमेंट आई है। कैपिटल गेन में डेफिनेशन में एक अमेंडमेंट कर दी गई है। कैपिटल गेन की डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है और उसमें एक अमेंडमेंट की गई है। कैपिटल गेन में सबसे पहले आता था सिर्फ प्रॉपर्टी एंड ऑफ एनी काइंड और एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, FII ने जो भी सिक्योरिटी हेल्ड की है उनको कैपिटल एसेट मानेंगे। और अब इन्होंने एडिशन कर दिया कि अगर आपने यूलिप लिया है, एनी यूलिप लिया, यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अगर आपने ले रखा है, कौन सा इशू किया गया है आपको ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021 के बाद इशू किया गया है, ऑन और आफ्टर इस दिन या फिर इसके बाद इशू किया गया है, जिस पर 10D का एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, और उसमें आपने जो प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम पे किया है एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम पे किया है प्रीवियस ईयर में, तो हम आपको बोलेंगे कि वो कैपिटल एसेट मान ली जाएगी। और अगर आप उसको सेल करोगे, यानी जो मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा, जो मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब क्या हो गया सर? समझे नहीं? देखो दोबारा सुनो क्या कह रहा हूं मैं। पहली बात तो कैपिटल एसेट किसको माना जाएगा? कह रहे हैं कि अगर मेरे को 1 फरवरी 2021 के बाद मैंने कोई यूलिप में पैसा इन्वेस्ट किया है,
ठीक है, मैं प्रीमियम दे रहा हूँ यूलिप में, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है ये, ठीक है, यूलिप में, यानी कि ये एक एज इन्वेस्टमेंट और प्लस इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन मैंने बताया था ना क्लास में, वो दोनों का होता है, उसको बोलते हैं यूलिप। यूलिप में पैसा डाल दो, आपको 80C का भी डिडक्शन मिला करता था, अभी भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको इशू किया गया है 1 फरवरी 2021 के बाद कोई भी यूलिप, और आपने जो उसका प्रीमियम पे किया है ना पूरे साल में, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम पे कर दिया है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का प्रीमियम पे कर दिया है, तो उसको कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। और जब आप उसको बेचोगे तो जो सम रिसीव्ड आएगा, मान लो कि आपको 10 लाख रुपए मिल रहा है, मान लो आपको 50 लाख रुपए मिल रहा है सम रिसीव्ड, तो सम रिसीव्ड आ गया, माइनस कर देंगे जितना भी प्रीमियम आपने पे किया है, जो भी आएगा वो आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। लेकिन आपको पता है, आपको सिर्फ इतना ही दिया गया है अब तक, उसकी कैलकुलेशन जो है वो उन्होंने कहा कि हम प्रेस्क्राइब करेंगे, तो जब वो प्रेस्क्राइब करेंगे तो ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, कह रहा है कि एक तो 2.5 लाख रुपए जो हमने बोला है कि पूरे साल में हमने पे किया, अगर मैंने एक यूलिप लिया, सर अगर मैं 4 यूलिप ले रहा हूं और सब में 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके मैं पे कर रहा हूं, तो इसमें 1 लाख प्रीमियम, इसमें 1 लाख प्रीमियम, इसमें 1 लाख, तो चारों का मिलाकर कितना हो गया, 2.5 लाख से ऊपर हो गया ना। तो उन्होंने बोला कि अगर एग्रीगेट पेमेंट भी 2.5 लाख से ऊपर हो जाता है, अगर एक से ज्यादा यूनिट आपने इशू किया है, मतलब लिया है 1/2/2021 के बाद, और उसमें प्रीमियम जो जा रहा है आपका पूरे साल का मिलाकर 2.5 लाख से अगर ऊपर गया, तो सारे के सारे जो यूलिप हैं उसको कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। जब आप सेल करोगे तो जो उस मैच्योरिटी पर पैसा आएगा उसको हम टैक्स कर देंगे कैपिटल गेन हेड में। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो 2 चीजें हैं यहाँ पर, क्या बोला है यहाँ पर, एक तो 1/2/2021 के बाद होना चाहिए, ठीक है, और क्या बोला हमने, 2.5 लाख से ऊपर का आपने प्रीमियम पे करना चाहिए। 10D में, वो 10D क्या बोलता था, 10D का मैं बताऊं अगर आपको, ये रहा देखो, यहाँ पर एक मैच्योरिटी का मैंने पॉइंट ले रखा है, मैच्योरिटी का पॉइंट यहाँ पर लिख लेना। मैच्योरिटी का बोलूँ, कैन एनी प्रॉफिट एंड गेन रिसीव्ड फ्रॉम दी रिसिप्ट ऑफ यूलिप शैल बी टैक्सेबल अंडर दी कैपिटल गेन एंड इफ नॉट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)D में वो एग्जेम्प्ट नहीं है तो, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन मैनर जो है वो प्रेस्क्राइब करेंगे, और ये क्या बनेगा, हमेशा जो कैपिटल गेन बनेगा वो हमेशा 112A बनेगा, यानी कि क्योंकि वो यूलिप ही 5 साल के लिए मिनिमम मिलता है, तो 5 साल बाद ही बेचोगे, मतलब 5 साल बाद ही वो आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, 112A बनेगा, ये कंफर्म हो चुका है। बट वो मैनर कैसे निकालेंगे वो प्रेस्क्राइब करेंगे बाद में, तो बाद में देखेंगे। देखो टैक्सेबिलिटी ऑफ यूलिप के लिए मैंने क्या बोला, रिसिप्ट अगर आ रही है तो उसकी टैक्सेबिलिटी की कैसे बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला था, वेयर एनी पर्सन, ये कौन सा 10(10)D की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये बात कर रहे हैं 10(10)D की। 10(10)D में बताता हूँ, ये रहा 10(10)D। यहाँ पर क्या बोला है, कैपिटल गेन में वही चीज लिखा है जो मैंने बताया था कि कैपिटल एज टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे। कह रहे हैं कि वेयर एनी पर्सन रिसीव करता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर यूलिप इशूड किया गया है, कब, 1/2/2021 को, और उसको क्या मिल रहा है, उसमें से पैसा मिल रहा है, ठीक है, जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है, 10(10)D में एग्जेम्प्ट नहीं है, डज नॉट अप्लाई, उस पर नहीं होता। अगर प्रीमियम उस पर पे किया था हमने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ दी, जब तक वो प्लान चला उसमें किसी भी ईयर में अगर मैंने 2.5 लाख से ऊपर से पे किया या फिर एक से ज्यादा लिया है, तो उसमें टोटल मिलाकर उन्होंने एग्री के 2.5 लाख रुपए से ज्यादा लिया है, उस पर कोई भी प्रॉफिट एंड गेन आएगा, जो मैंने ऊपर छोटे से में लिखा था उसका ये उसको इन्होंने मतलब ये बेयर एक्ट है, उन्होंने ये बोल रखा है, कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट एंड गेन जो भी आएगा उसको कौन से हेड में टैक्स किया जाएगा, कैपिटल गेन हेड में टैक्स किया जाएगा, और मैनर कैसे निकाला जाएगा वो हम प्रेस्क्राइब करेंगे। नोट में मैंने कुछ दिया हुआ है, मैंने कहा कि भैया जो 10(10)D था उसका मतलब क्या, वो कह रहे हैं कोई सा भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देखो 10(10)D में एग्जेम्प्ट किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो पॉलिसी आप लेते हो उस पर जो अमाउंट मिलता है वो 10(10)D में एग्जेम्प्ट रहता है, लेकिन 10(10)D में की कुछ एक्सेप्शन थी, कह रहे थे कि याद है ना, एक तो अगर वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर मिला है तो फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, और दूसरा हम बात करते थे यहाँ पे 10, 20 और 15% ऑफ सम एश्योर्ड का 10%, 20%, 15% से ऊपर अगर आपने किया है तो पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट जो होता था वो टैक्सेबल हो जाता था। याद आ रहा है नहीं आ रहा, तो 10(10)D का वो नहीं मिलता था। और तीसरा उन्होंने बोला कि हाउएवर 10(10)D इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ यूलिप इशूड ऑन और आफ्टर 1/2/2012 वेयर प्रीमियम आपने 2.5 लाख, यानी कह रहे हैं कि 10(10)D एप्लीकेबल कब नहीं होगा, यहाँ पर भी लिख दिया उन्होंने, 10(10)D की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी अगर आपने कोई यूलिप लिया है 1/2/2021 को और उस पर आपने 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम पे किया है, तो उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, सॉरी आपको उस पर हाँ एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी तो क्या होगा, फिर जो आप यानी उसको एक और ऐड कर दिया यहाँ पे कैपिटल गेन की डेफिनेशन में, सॉरी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में उसको ऐड ऑन कर दिया, और फिर कैपिटल गेन में, और नीचे क्या बोल दिया गया, कौन सा सेक्शन है, 45(1)(b) एक नया सेक्शन लेके आया, और उसमें बोला कि अगर आपने अगर ऐसा किया है, कोई यूलिप लिया है 1/2/2021 के बाद और उस पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा पे किया है,
तो उसको जब आप मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं बताऊं तो क्या हो रहा है अमेंडमेंट, इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो 1/2/2021 के बाद अगर आपने कोई यूलिप लिया 2.5 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम पे किया, या फिर आपने एक से ज़्यादा यूलिप लिया कलेक्टिवली 2.5 लाख से ऊपर ज़्यादा पे किया है, तो उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा, और जब आप बेचोगे तो मैच्योरिटी अमाउंट जो है उसका टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन हेड में। कैसे होगा मैनर अभी तक नहीं बताया गया है। चलिए सर, यहाँ तक आते आते हमारी कौन सी कितना हो गया, कैपिटल गेन तक का हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने बोला कि भाई किस में है, 80C to 80U में छोटी सी एक अमेंडमेंट है। तो 80C to 80U में जो 80EE का था, यानी कि जो हमने बोला था इंटरेस्ट जितना भी पे किया है लोन सेंक्शन बिटवीन दी कितना था 1/4/2019 से लेके 31/3/2021 हुआ करता था यहाँ पे, तो 21 की जगह वो 22 कर दिया गया है। बस इतनी सी छोटी सी चेंज आई है, बस उसको चेंज कर लेना, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने रिटर्न ऑफ इनकम की तरफ। रिटर्न ऑफ इनकम में क्या था, रिटर्न ऑफ इनकम में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिलेटेड रिटर्न की। सबसे पहली बात बिलेटेड रिटर्न की बात कर रहे हैं। बिलेटेड रिटर्न आप कब फाइल कर सकते हैं, यानी कि 139(4) की बात कर रहे थे। ड्यू डेट क्या थी इसकी फाइलिंग की, पहले हुआ करती थी एट द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। बट अब यहां पर क्या बोला था, क्या बोल दिया गया है, बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि 3 महीने पहले। तो 3 महीने पहले कौन सा हो गया, अगर मैं प्रीवियस ईयर 21 और 22 की बात कर रहा हूं तो क्या होगा 21 और 22 में लास्ट डेट क्या है हमारी रिलेटेड रिटर्न फाइल करने की। मान लो 31 जुलाई मेरी एक इंडिविजुअल की रिटर्न है जो कि 31 जुलाई तक आपको फाइल करनी थी। तो बिलेटेड रिटर्न में आप पहले कब तक फाइल कर देता था, मैंने बोलता था 31 जुलाई 2022 था, ठीक है। तो कब तक फाइल कर सकता था मैं, पहले फाइल कर सकता था 31 मार्च 2023 तक फाइल कर सकता था, लेकिन अब ये 23 तक फाइल नहीं होगी। अब ये कब तक फाइल कर सकते हो आप, 31 दिसंबर 2022 तक ही आप फाइल कर सकते हो। यानी क्या बोला है, बिफोर द 3 months, यानी 3 महीने से क्रैश कर दिया आपका जो ड्यू डेट है रिटर्न बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो थी आपकी, यानी कि मतलब कब तक कर सकते हैं, लास्ट डेट को 3 महीने से क्रैश कर दिया गया है। और आपको बोला गया बिफोर 3 months बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। रेलिवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 महीना पहले, विच इज 31 दिसंबर 2022, और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर हो गया है। यानी यहाँ पर देखोगे तो ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है, ये आप देख लेना, बिल्कुल सही हो गया है। कह रहे हैं कि क्या अगर कोई भी असेसमेंट पूरा नहीं हुआ तो हमारे पास ये वाली डेट रहेगी। कह रहे हैं कि भाई अगर असेसमेंट पूरा नहीं है बट नोटिस दिया गया है तो भी हमारे पास डेट क्या रहेगी, यही है। असेसमेंट पूरा कर दिया गया है 23/12/2021 को, तो 23/12/2021 और 23 दिसंबर 23/12/2022 और 31 दिसंबर 2022, विच एवर इज अर्लियर कौन सा हो जाएगा, 23/12 को आ जाएगा। 23/12 को कंप्लीशन कर दिया गया है, बट वो सर्व किया गया, कंप्लीशन हो गया उसका जो असेसमेंट है वो एओ ने कंप्लीट कर दिया है, बट वो 5/1/2022 को उसको नोटिस दिया है, मतलब रिसीव हुआ, एसएससी को नोटिस रिसीव हुआ। अरे उससे क्या लेना देना हमें, तो भी हमारा क्या चीज़ आ जाएगा कि असेसमेंट कंप्लीशन की डेट यानी 23/12 और लास्ट डेट क्या थी 31/12, विच एवर इज अर्लियर, तो ये वाली हो जाएगी। इसको 23 कर लेना इसको, कि भाई कंप्लीशन हुआ है असेसमेंट का 4 मार्च 2023 को, और 31 दिसंबर और 4 मार्च, विच एवर इज अर्लियर कौन सा हो जाएगा 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर तक लास्ट डेट आपकी हो जाएगी। बात समझ में आया नहीं आया, चलिए इसको अमेंड कर लेना। नेक्स्ट सिमिलर चीज हमारा रिवाइज रिटर्न में भी थी। रिवाइज रिटर्न की भी सेम कंडीशन थी कि रिवाइज कब तक कर सकते हैं। पहली बात तो रिवाइज किस किस को कर सकते हैं, हमने बोला कि भाई हमने जो नॉर्मल रिटर्न भरी है उसको कर सकते हैं, लॉस रिटर्न भरी है उसको रिवाइज कर सकते हैं, और हमारा जो बिलेटेड रिटर्न हमने फाइल किया उसको भी हम रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज नंबर ऑफ टाइम तक हो सकती है। लेकिन अब लास्ट डेट कब तक है रिवाइज करने की वही थी हमारी, कितना पहले क्या था कि एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अब यहाँ पर बोल दिया 3 months बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट, यानी जो टाइम लिमिट पहले भी सेम हुआ करती थी दोनों की, रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड की, अभी भी दोनों को सेम कर दिया गया है, दोनों में अमेंडमेंट कर दी गई, ठीक है, कि 31/12/2022 और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर बाय एओ, विच एवर इज अर्लियर होगा उसमें हम रिवाइज कर देंगे रिटर्न को। नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज आ गया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, वर्ड आ गया यहाँ पर क्या,
बिफोर, जो इसके नीचे जो आपका क्वेश्चन दे रखा था इसके नीचे बिफोर आ गया, एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये वाले वर्ड्स आ गए हैं, बस और कुछ नहीं है। विद इन दी एंड ऑफ दी रेलिवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीशंस, यहाँ पर ये बस वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, सॉरी यहाँ पर ये मैंने गलत ही ले लिया है, मैं इसको दूसरा दे दूंगा। यहाँ पर क्या चीज़ आ गया है, मैं आपको लगा दूंगा ओरिजिनल नोट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो मैं लगाऊंगा उसको पढ़ लेना आप। अब हम क्या बात कर रहे हैं, फीस में भी चेंज कर दिया गया। देखो फीस जब डिफॉल्ट करते थे, ये एक मेन चीज़ है, फीस जब डिफॉल्ट करते तो हमने बोला था कि 5 लाख तक की अगर आपकी टोटल इनकम है और आपने ड्यू डेट पर फाइलिंग नहीं किया तो 1000 तक की पेनल्टी आती थी, 1000 तक की पेनल्टी लगती थी, 1000 तक की फीस लगती थी। और अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो हम बोलते थे कि अगर आपने दिसंबर तक भरा है, दिसंबर तक के अंदर भर दिया, यानी ड्यू डेट के बाद बट दिसंबर के अंदर अंदर में भर दिया है, तो आपको 5000 तक का लगता था और एनी अदर केस में 10,000 तक का लगता था। अब दिसंबर के बाद तो आप भर नहीं सकते हो, तो जब दिसंबर के बाद भर नहीं सकते तो ये वाला क्राइटेरिया रिमूव कर दिया गया और सिर्फ क्या बोल दिया गया, 5 लाख तक की इनकम है तो 5000 तक का ही आपको क्या मिलेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब फीस जो है वो 5000 तक की है और कोई भी नहीं है। तो यहाँ तक आते आते तो हमारा चैप्टर हो गया है और यहाँ पर कोटिंग ऑफ, हाँ अमेंडमेंट्स पूरे हो गए। नेक्स्ट एक लास्ट बच गया है, क्या बोला, कोटिंग ऑफ आधार नंबर। आधार नंबर को लिंक कराने का यहाँ पर डेट लिखा हुआ था। अब लिंकिंग ऑफ आधार नंबर, आधार को पेन से लिंक कराने की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है कौन सी, 31 मार्च 2022, यानी इससे पहले पहले आपको लिंक कराना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये अब कब तक कह रहे थे एक्सटेंशन 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 लग रहा था, हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, लेकिन कर नहीं रहे थे। अब इन्होंने क्या कहा कि 31 मार्च 2022 तक आपकी लास्ट डेट है, कर लो। अगर इसे ये डेट वैसे भी जा चुकी है, जिस किसी ने भी नहीं किया उसके बाद अगर करना है, लिंकिंग करना जरूरी है, किसी भी मतलब रिटर्न फाइलिंग के लिए भी आपको लिंक करना जरूरी है अपने पैन नंबर और आधार नंबर को। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर उसके बाद लिंक करोगे, उसके बाद लिंक करोगे आप तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। उसके बाद अगर लिंक करोगे तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये लगेंगे। यानी कि ये सेक्शन लेके आए और उन्होंने बोला कि अगर 31/3/2022 के बाद अगर आप लिंक करते हो तो आपको 1000 रुपये तक का यहाँ पर फीस देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, फीस या फिर पेनल्टी बोल सकते हो उसको, 1000 रुपये तक की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। आई होप ये सारी की सारी अमेंडमेंट आपको समझ में आई है। जल्दी से क्विकली हमने एक बार, मैंने जितना जल्दी हो सकता था मैंने उतना जल्दी आपको बता दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी आपके एग्जाम भी नज़दीक है, मई में आपको देखना है तो वो देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड मोड में आप इसको जल्दी से भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो मैंने बोला था सैलरी का जो वो पार्ट है वो मैं इसके पीछे लगा रहा हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा अलग से सैलरी वाला। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना जिसको भी ये जरूरत होगा कि सैलरी में जो अमेंडमेंट आई है ये वाला, आपको जिसको भी समझ में नहीं आया है तो ये वाला पोर्शन मैं अलग से भी अपलोड कर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर जरूर बता देना। ठीक है, क्योंकि वरना वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, जय हिंद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नंबर लाइए। ओके, बाय बाय।